जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण एवं चल कुंडली धारामापी के बारे में। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण। अब देखिए, धारावाही कुंडली क्या है। मान लीजिए किसी स्थान पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लीजिए यहाँ पे किसी भी चुंबक का नॉर्थ पोल है, यहाँ पर चुंबक का साउथ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने माना है, इसलिए बल रेखाएं सारी कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही कुंडली रखें तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार धारावाही कुंडली की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई आयताकार धारावाही कुंडली इसमें इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार रखी हुई है। ये इस कुंडली की जो लंबाई है वो L है। लंबाई हम मानते हैं इसकी कितनी है, L। कुंडली की जो चौड़ाई है वो है B और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान है I। अब देखिए, जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वो धारा क्या होगी, धारा इस प्रकार इसमें प्रवाहित होगी, इधर से जाएगी इधर, इधर से घूम के आएगी तो इस भुजा में नीचे की ओर और इस भुजा में इधर पीछे की ओर। इस प्रकार इसमें धारा I प्रवाहित हो रही होगी। ये जो कुंडली है धारावाही कुंडली हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी प्रबलता है B। अब एक बात ध्यान से समझिए, जब इस कुंडली को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये कुंडली क्या है, धारावाही चालक तारों से बनी है। अगर हम बात करें तो इस कुंडली में 4 तार हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखा जाता है तो उस चालक पर बल कार्य करता है। तो यहां पर इस कुंडली में 4 चालक तार हैं यानी कि इन चारों पर बल कार्य करना चाहिए। और बल कार्य करना चाहिए तो इसमें बल के कारण हो सकता है कि इसमें बल आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाए। तो अगर हम इस कुंडली के लिए बात करें तो कुंडली पर बात करी जाए तो कुंडली को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, PQRS नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमने दिया P, ये Q, ये R और ये S। इस कुंडली PQRS की जब हम बात करते हैं तो कुंडली PQRS पर बल, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस कुंडली पर बल लगेगा। अब अगर हम बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा है बल का, F इज इक्वल होता है I इंटू B इंटू L साइन थीटा। ठीक, अब यहां पर जरा देखिए, यहां पर अगर बात की जाए भुजा, कौन कौन सी भुजा है, QR व यह है आपका PS के लिए, ठीक, कोण जो आपके होंगे थीटा कितना होगा 0 डिग्री व थीटा इज इक्वल 180 डिग्री होगा तब। अब यहां पर सीधा सीधा बात समझो, भुजा QR में अगर हम बात करें तो QR में धारा भी आगे की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों कैसे हो गए, समांतर, यानी कि इसके लिए कोण कितना हो गया 0। दूसरी हमने बात करी है PS में धारा पीछे है, चुंबकीय क्षेत्र आगे, इनके बीच के लिए कोण कितना हो गया 180 अंश। तो इन दोनों के लिए जब कोण 180 अंश हो गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं F QR इज इक्वल F PS इज इक्वल कितना होगा, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जब आप बात करोगे IBL साइन थीटा के हिसाब से तो इनके लिए लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो लंबाई के हिसाब से अगर आप फॉर्मूला इसका लगाते हो तो ये होगा आपका F इज इक्वल होता है IB और लंबाई है इसकी B साइन थीटा।
ठीक है, साइन 0 रखो चाहे साइन 180 रखो, दोनों का मान 0 होता है। इस अवस्था में इन दोनों का परिणामी बल कितना आया? 0। इन दोनों पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो 0 होगा। अब बचती हैं दो भुजाएं। जो भुजाएं हमारे पास बची हैं उनके लिए अगर हम बात करें, भुजा पी क्यू व आर एस के लिए, पी क्यू व आर एस के लिए जब आप बात करते हो तो इन दोनों के लिए जो कोण होगा वो थीटा कितना हो जाएगा? 90 अंश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो बी की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही और धारा की दिशा ये आ रही है आपकी। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है अभी? 90 अंश। दोनों के बीच कोण 90 बन रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पीछे इधर भी धारा नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र आगे है, इन दोनों के बीच का कोण फिर से 90 अंश। इस स्थिति में अगर हम रखते हैं तो अगर हम बल की बात करें, एफ पी क्यू इज इक्वल क्या होगा? एफ आर एस इज इक्वल क्या था फॉर्मूला? आई बी एल साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होने के कारण हम यह लिख सकते हैं कि जो F होगा, एफ पी क्यू इज इक्वल एफ आर एस इज इक्वल आई बी एन। ये आ गया मान बल का। ठीक है, परंतु हमको ये मालूम है, परंतु एफ पी क्यू एवं एफ आर एस, अब यहां पर जरा देखो, दोनों में धाराओं की दिशा कैसी है? विपरीत है। धारा की दिशा विपरीत होने का मतलब क्या है कि इन पर कार्य करने वाले बल की जो दिशाएं होंगी वो विपरीत होंगी। जैसे हम इसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र आगे है, धारा ऊपर की ओर अगर हम ऐसा रखते हैं तो इस पर बल कहां लगेगा? अंदर की तरफ। इसमें धारा नीचे की तरफ है, अगर हम ऐसा रखें तो क्या होगा? इसमें जो इस प्रकार अगर रखा जाएगा, इस प्रकार होगा ये कि हम इस प्रकार अंगूठा नीचे, धारा नीचे, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मोड़ेंगे तो किधर? बाहर। तो इस पर बल बाहर की तरफ आएगा, उस पर बल अंदर की तरफ आएगा। तो हम लिख सकते हैं परंतु पी क्यू व एफ आर एस विपरीत दिशा में है। कैसे हैं? विपरीत दिशा में है। अतः कुंडली पर अगर हम बात करें, कुंडली पर परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। तो अगर यहां पे बात करें तो दोनों बल कैसे हैं? विपरीत दिशाओं में है, तो इस कुंडली पर परिणामी बल 0 होगा। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें, दोनों बल अलग अलग रेखाओं पर कार्य करते हैं, अतः कुंडली पर एक बलयुग्म बनेगा, जिसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्लियर? अब देख लीजिए, दोनों हैं विपरीत दिशा में, लेकिन एक इस भुजा पर लग रहा है, एक इस भुजा पर लग रहा है, मतलब दोनों की जो बल रेखाएं हैं वो अलग अलग है। बल रेखाएं अलग अलग होने के कारण क्या होता है? एक बलयुग्म बनता है, जिसके कारण इस कुंडली पर एक आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो अगर हम इस बल आघूर्ण की बात करें, तो अगर हम बल आघूर्ण को निकालते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखिए। बल आपको मालूम है, अब देखिए
कुंडली पर बल आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए ये कुंडली है, ठीक। इस कुंडली की दोनों भुजाओं पर, एक भुजा मान लीजिए ये थी, इस भुजा पर हमने क्या कहा, भीतर की तरफ बल कार्य कर रहा है, और इस भुजा पर बल किधर कार्य कर रहा है, बाहर की तरफ। ये हो गया एफ पी क्यू, ये हो गया एफ आर एस। अब ये कुंडली है, इस प्रकार जब एक भीतर की तरफ जाएगा एक बाहर की तरफ, ये क्या होगा, ये कुंडली घूमेगी। ये कुंडली घूमेगी तो इस घूमने की स्थिति में अगर आपसे बात करी जाए तो क्या होगा, तब बल आघूर्ण। आपने बल आघूर्ण का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है। क्या होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला, वो देखिए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखिए बल इंटू लंबवत दूरी, बल का मान आया क्या, आई बी एल। और अभी देखिए, अभी ये जो कुंडली है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने का मतलब है कि ये जो दूरी हो गई, ये दूरी आपकी क्या हो गई, क्योंकि ये एल थी ये बी थी, ठीक है। ये बी है तो ये बीच की दूरी कितनी आएगी, बी। तो आई बी एल इंटू स्मॉल बी। इस स्थिति में अगर आप देखते हो तो टाउ इज इक्वल क्या होगा, आई बी और ये हो जाएगा एल इंटू बी। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो इस हिसाब से आपका आएगा टाउ इज इक्वल आई बी ए। क्लियर, टाउ इज इक्वल आया आई बी ए। समस्या यहां नहीं है कि टाउ इज इक्वल आई बी ए आया। अब जब ये कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो जो कुंडली का तल है वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक कोण बनाएगा। मान लीजिए कि ये कुंडली घूमती है और घूमने के बाद अगर हम ये कहें यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाता है। चलिए अब बात करते हैं, यदि कुंडली का जो तल है उसका क्षेत्रफल सदिश यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तब क्या स्थिति रहेगी। मान लीजिए इस प्रकार ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी वेक्टर आपका हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है कुंडली का वो क्या करता है, इसके साथ थीटा अल्फा कोण बनाता है। अल्फा कोण बनाएगा, मान लीजिए ये इस प्रकार, ये कुंडली का के तल के लिए हमने इसको बना लिया, ये इस प्रकार ये कुंडली का तल है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल ये कार्य कर रहा है एफ पी क्यू और इधर लग रहा है एफ आर एस। अब इस तल का अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो देखो इस तल की जो लंबवत होगी दिशा ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, ठीक। ये कितना कोण बना रहा है, अल्फा। हम क्या करते हैं, ये दोनों बल हैं, इनकी बल रेखाओं जो क्रिया रेखाएं हैं इनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस बल की क्रिया रेखा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो दूरी आएगी, ये जो दूरी आएगी, मान लीजिए ये दूरी आपने ले ली एक्स वाई। ये जो दूरी एक्स वाई होगी ये दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। इस स्थिति में अगर हम बात करें, अब देखो ये जो दूरी है ये आपकी क्या है, ये है आपकी बी। क्लियर, ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो इस डायग्राम में अगर हम लंबवत दूरी की बात करें तब लंबवत दूरी जो होगी आपकी क्या होगी, एक्स वाई। एक्स वाई के लिए अगर आप बात करते हो तो आप यहां पर देखो जरा, साइन अल्फा निकालो। साइन अल्फा क्या होता है, लंबवटे कर्ण। लंबवटे कर्ण का मतलब हो गया एक्स वाई अपॉन बी। तो अगर आप यहां से एक्स वाई निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू साइन अल्फा, ठीक। इस स्थिति में अगर हम बात करें तब बल आघूर्ण, अब इस कुंडली का बल आघूर्ण क्या आएगा,
बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, टाउ इज इक्वल क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो टाउ बल क्या है, बल हो गया इसका, आपने पहले ही मान निकाल रखा है बल का, कितना, IBL, IBL। लंबवत दूरी कितनी हो गई, B साइन अल्फा। अगर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल IB और ये हो गया L इंटू बी साइन अल्फा। अब देखिए L इंटू बी क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहां पर इस स्थिति में आपका फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल IBA साइन थीटा या साइन अल्फा। ठीक, लेकिन अगर इस कुंडली की बात करी जाए तो इस कुंडली में अगर हम ये मान लें, यदि कुंडली में n फेरे हो, कुंडली में n फेरे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुंडली एक फेरे की बनी हो, अगर कुंडली में n फेरे होते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल NIA इंटू बी साइन अल्फा। क्लियर, NIAB साइन अल्फा। अब यहां पर जरा देखो, टाउ की वैल्यू हो गई NIAB साइन अल्फा, NIAB साइन अल्फा। अब यहां पर जरा देखिए इस NIA, ये जो NIA है इसको हम चाहे तो हम M लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं M इंटू बी साइन अल्फा। अब इसमें देख लीजिए ये फॉर्मूला आ गया कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। फॉर्मूला आया टाउ इज इक्वल M इंटू बी साइन अल्फा। अब यहां पर देखो M इंटू बी साइन अल्फा आ गया, यहां पर ये जो आपका M आया है, M इज इक्वल क्या, किसकी जगह आपने रखा है, NIA। इसे बोलते क्या है, इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M। क्लियर, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम वेक्टर में भी लिख सकते हैं, जिसको हम सदिश रूप बोलते हैं। अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो देखो सदिश रूप में इसको लिखा जाता है टाउ वेक्टर इज इक्वल M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि साइन अल्फा आया है और आपको मालूम है जब भी साइन का प्रयोग होता है तो साइन के प्रयोग होने का मतलब है कि सदिश गुणन है। क्लियर, तो ये हो गया टाउ वेक्टर इज इक्वल M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला केवल एक विशेष परिस्थिति में प्रयोग होता है, जब तल कैसा हो, तल का क्षेत्रफल सदिश कुंडली को वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। लेकिन हमको जरूरी नहीं है कि हर बार समांतर दिया जाए, कोण भी दिया जा सकता है, तो हम प्रयोग करते हैं ये वाला फॉर्मूला। क्लियर, अब इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल है 18 फेरों और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली को 1 टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाता है। कुंडली का अभिलंब मतलब क्षेत्रफल सदिश। क्या क्या चीजें दी गई हैं, फेरों की संख्या दी गई है N 18, त्रिज्या दी गई है R 8 सेंटीमीटर, कोण अल्फा दिया है 60 अंश, बल आघूर्ण हमको पता करना है और धारा कितनी दी गई है 10 एम्पियर। क्लियर, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको जो चाहिए वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल NIAB साइन अल्फा। ठीक है, B का मान भी इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1 टेस्ला।
तो अब इसमें देखो सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है, त्रिज्या, ओ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए दी गई है आपको त्रिज्या, यहां से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ से अगर हम निकालें, हमें निकालना क्या है, टाउ। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल, एन का मान है 18, आई का मान है 10, त्रिज्या के लिए आप लगाते हो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू चुंबकीय क्षेत्र 1 इंटू साइन 60। मान रखो टाउ इज इक्वल 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 का मतलब 180 इंटू पाई, पाई का जो मान होता है 3.14 इंटू 8 सेंटीमीटर है आर, तो 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 8 सेंटीमीटर है, मतलब 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो गया। और साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए कैंसिल करिए, इससे काटोगे 4 आ जाएगा, गुणा करते हैं, 18 चौक 72 इंटू 3.14 इंटू √3 इंटू, ठीक है। अभी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, जब आप इसको काटोगे तो आप इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 3/2 करिए, ये हो गया आपका। इसको काटते हैं, टाउ इज इक्वल 180 इंटू 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 इंटू, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 10 की घात माइनस 4 इंटू √3। क्लियर? करते हैं गुणा, इसको गुणा करेंगे, गुणा करने पे क्या आएगा, फटाफट करिए, सॉल्व करेंगे इसको। ये जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 30,747 इंटू 10 की घात माइनस 4। करिए, ये आपका हो जाएगा 3.0747 और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन के लिए ये जो आपका मान आ रहा है वो कुछ इतना आएगा। सिंपल हमने फॉर्मूला जो दिया गया था, हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके सारी कैलकुलेशंस करी हैं, वैल्यू रखी है, कैलकुलेट करके हमारा इतना आंसर आ गया। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 20 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कुंडली का तल कैसा है? समांतर है। और जब कुंडली का तल समांतर होता है तो हमने पहले ही बोला, क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। एन दिया है 20, क्षेत्रफल दिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। धारा दी गई है 3 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो अल्फा आएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि तल समांतर है। तल के समांतर होने का मतलब है क्षेत्रफल सदिश उससे 90 डिग्री के कोण पर होगा, 90 अंश के कोण पे होगा, तो अल्फा हो जाएगा 90। हमको पता करना है टाउ, तो टाउ इज इक्वल एन आई
ए बी साइन अल्फा। रखो मान n का मान 20, i का मान 3, a का मान 1.5 इंटू 10 की घात -4 इंटू b कितना है 0.5 इंटू साइन 90। करेंगे गुणा तो 20 60 इंटू 1.5 होगा 90, 90 में 0.5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो गया। 45 इंटू 10 की घात -4 यानी कि टाउ इज इक्वल 4.5 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, जो जो वैल्यूज आपको दी जाती हैं उन वैल्यूज को आप क्या करते हो, अप्लाई करते जाओ। सिंपली आप अप्लाई करते जाओ, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्लियर? चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चल कुंडली धारा मापी। अब यहां पर देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही कुंडली रखी जाती है तो उस धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। और जब उस बल आघूर्ण की बात करते हैं तो वो बल आघूर्ण करता क्या है, वो बल आघूर्ण कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है या घुमाता है और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लेके आता है उसको। जब यहां से हमने बल आघूर्ण निकाला तो हमको एक युक्ति के बारे में मालूम पड़ा, एक इंस्ट्रूमेंट, या हम कहें कि एक युक्ति ऐसी भी है जो इस कॉन्सेप्ट को या ये जो आपका दिया गया है इसे प्रयोग करती है। तो इसके लिए आता है हमारा चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी क्या है? ये एक यंत्र है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का पता लगाता है या उसे डिटेक्ट करता है। क्लियर? इसका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बल आघूर्ण धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, अगर हम इसकी संरचना समझें तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक बेलनाकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को आयताकार रूप में लपेटकर कई फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, इस कुंडली का जो ऊपरी सिरा होता है उसको एक स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल T1 से कनेक्ट कर देते हैं और निचले सिरे को टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब इस धारा मापी में या इस कुंडली में धारा प्रवाहित करी जाती है, यह संरचना है। जैसे ही हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र था वो किधर था, नॉर्थ से साउथ की तरफ था। जैसे ही उस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने के कारण इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिस बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमेगी। और जब ये कुंडली घूमेगी तो इस कुंडली के ऊपर लगा संकेतक भी इसके साथ घूमेगा, जिससे हमें परिपथ में धारा की प्रबलता का पता चल जाता है। अब मान लीजिए आपने कम धारा प्रवाहित करी तो ये कम घूमेगा, ज्यादा धारा प्रवाहित करी ये ज्यादा घूमेगा, जिससे संकेतक पर जो आपकी रीडिंग होती है उसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। अगर हम इसके कार्यविधि को समझें तो जैसे ही धारा प्रवाहित करी जाती है इस कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये कुंडली घूमती है। और कुंडली जब घूमती है तो कुंडली पर कार्य करने वाला जो विक्षेपक बल आघूर्ण है, कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण, आपने फॉर्मूला पढ़ा है विक्षेपक बल आघूर्ण, फॉर्मूला होता है NIAB। कितना होगा
NIAB साइन अल्फा। ठीक, आगे अगर हम बात करें कि जब ये घूमेगा तो इसके घूमने के कारण जो स्प्रिंग लगी है, इस स्प्रिंग में ऐंठन आएगी। स्प्रिंग में ऐंठन आएगी तो स्प्रिंग में ऐंठन आने के कारण इसमें एक प्रत्यानयन, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में ऐंठन के कारण, स्प्रिंग में ऐंठन के कारण प्रत्यानयन बलागुण कितना होगा इसमें, वो हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये जो आपकी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की आप मरोड़ दृढ़ता का मतलब स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप के मान लीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है और ये कितने अंश घूम जाता है, मान लीजिए ये थीटा अंश घूम जाता है अपनी साम्यावस्था से, तो इस स्थिति में जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, के इंटू थीटा। अगर हम साम्यावस्था की बात करें तो साम्य अवस्था में क्या होता है, किसी भी चल कुंडली धारामापी का जो विक्षेपक बल आघूर्ण है, यानी कि जो NIAB है, वो किसके इक्वल होगा, NIAB, ये आपका इक्वल हो जाएगा K इंटू थीटा के। ठीक है, ये आपका इक्वल होता है K इंटू थीटा। अगर आप इसको हटाते हो यहां से, अगर आप I निकालते हो तो I इज इक्वल क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका K इंटू थीटा अपॉन NAB। क्लियर। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, वो यहां से हमको मालूम पड़ जाती है। तो एक सिंपल सा है, चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम इसमें बात करें, जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विक्षेपल बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसका मान है NIAB। क्योंकि कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग में ऐंठन आती है तो एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ वस्तु है तो रिस्टोर करेगी, पूर्व स्थिति में वापस आने की बात कोशिश करेगी। तो उसके लिए क्या होता है, K इंटू थीटा। अगर हम साम्यावस्था में बात करें तो साम्यावस्था में ये दोनों बल आघूर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस स्थिति में अगर हम तुलना करें तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हम दिए गए फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये तो था हमारा चल कुंडली धारामापी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।